जय श्री गणेश। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पहले अध्याय को जो कि हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे सेल्स के बारे में, है ना। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ पे छोड़ा था? ऑर्गेनेल्स। तो हमने डिफरेंसेस की बात करी थी कि प्रोकारियोट और यूकारियोट में क्या फ़र्क होता है। तो प्रोकारियोट वो होते हैं जिसमें कि पुराने स्टाइल से ऐसे ही कहीं पे भी पड़े हुए रहते हैं। न्यूक्लियस मतलब बिखरा हुआ है। न्यूक्लियस को आप एक लाइब्रेरी की तरह समझ लो, ठीक है, जिसमें कि सारे, मैंने बताया था ना, सारे जो मैप्स हैं, कोई भी फैक्ट्री बनती है तो पहले उसका एक प्लान बनता है ना, कि क्या चीज़ कहाँ रहेगी, है ना, कौन सी मशीन कहाँ रखनी है, कितनी मशीनें होंगी, वो सब चीज़ें, कितनी बड़ी फैक्ट्री बनानी है, वो सब। तो वो प्लान, फिर उसके बाद कौन सी मशीन कहाँ रहेगी और क्या काम करेगी, पार्ट्स कैसे जुड़ेंगे, वो सब चीज़ें, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, वो किताबों में या पेन ड्राइव्स में या हार्ड ड्राइव में, किसी भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन जहाँ स्टोर रहती है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। तो अगर ये फैक्ट्री बहुत बड़ी है तब तो इस सब के लिए एक अलग से कमरा रखना ज़्यादा सही है ना। लेकिन अगर छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी दुकान है, तो फिर उसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो जो छोटी दुकान टाइप के समझ लो, वो प्रोकारियोट की तरह है। जैसे एक छोटा दुकानदार है, उसके पास एक कमरे की दुकान है, तो वो खुद दिमाग में ही याद रख लेता है कि ये सामान इधर है, ये सामान उधर है ना, वो अपने हिसाब से बना लेता है। लेकिन अगर किसी की बड़ी दुकान है तो वो उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। अगर किसी की बड़ी दुकान है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें वो रखता है कि इधर में हमें नॉर्मल फल सब्जियां रखनी है, इधर में मतलब कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट रखने हैं, इधर में नमकीन रखने हैं, इधर मसाले रखने हैं। तो वो एक अलग से प्लान बना के चलता है। तो वही फ़र्क है। प्रोकारियोट में वो जनरली छोटे सेल्स के लिए होता है और उसमें कोई प्लान नहीं होता, चीज़ें ऐसे ही बिखरी हुई रहती हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो ऐसे ही बिखरी हुई रहती हैं। लेकिन यूकारियोट में क्या होता है, वो जनरली बड़े सेल्स के लिए होता है। छोटे सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जनरली बड़े सेल्स के लिए होता है, या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। और उसमें चीज़ें ऐसे इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं। सॉरी, यूकारियोट में बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती हैं, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को बड़े स्केल पे ले जाना है तो आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज, अच्छे से व्यवस्थित रखना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो फिर हमने बात करी थी ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स को मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। जैसे एक शरीर के अंदर ऑर्गन्स होती हैं, ऑर्गन मतलब अलग अलग अंग, जैसे आपका हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, है ना, किडनीज हो गई, जिगर हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गन्स। तो इसी तरीके से एक सेल को अगर आप एक बॉडी मान लो तो ऑर्गेनेल उसके लिए ऑर्गन्स हैं। मतलब सेल भी, उसके अंदर भी अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि काम करने में हेल्प करते हैं। जो मैंने फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया था, अगर हम फैक्ट्री की तरह देखें तो ऑर्गेनाइज होंगी वो अलग अलग मशीनें या अलग अलग रूम्स, है ना। जैसे गाड़ी में एक रूम होगा जिसमें कि ऐसी वाली मशीन होगी जो कि दरवाज़ों को, मेन पूरा फ्रेम जो है उसको असेंबल करेंगी, है ना। आप कभी देखना, टाटा की फैक्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं ऑनलाइन, कि कैसे कोई टाटा की गाड़ी या कोई भी आजकल मैकेनाइज्ड गाड़ी बनती है तो उसमें रोबोटिक हाथ यूं करके उठाता है, उसको यूं ले जाता है ना, इस तरीके से जोड़ता है। तो एक तो वो वाला कमरा होगा। फिर क्या होगा, एक दूसरा कमरा होगा जिसमें वो फ्रेम को डालते हैं, उस पर एक अलग से कोटिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, ताकि वो चमकीली दिखे, उस पर जंग ना लगे। फिर दूसरा होगा जिसमें इंजन डालेंगे, फिर एक होगा जिसमें पहिए जोड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग कमरे होते हैं ना। सब चीज़ें एक जगह पे भी कर सकते थे, लेकिन एक बंदा था हेनरी फोर्ड, उसने ये सोचा कि एक असेंबली लाइन रखते हैं, कि एक चीज़ एक जगह पे, फिर नेक्स्ट स्टेप दूसरी जगह पे। उससे क्या हो गया, ज़्यादा जल्दी वो गाड़ियाँ बना पाया, और तब से सब लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से, लेकिन हेनरी फोर्ड ने ये शुरू नहीं किया था, शुरू तो भगवान ने किया था। क्योंकि जो सेल्स हैं वो तो हेनरी फोर्ड के जन्म लेने से पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले से ही ये सब कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज होती हैं, अगर सेल एक फैक्ट्री की तरह मान लो, तो ऑर्गेनाइज वो अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आज हम सीखेंगे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइज के बारे में। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है आपको अच्छे से? तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग सेल्स दिखा रखे हैं। जैसे ये मान लो कोई बैक्टीरिया हो, है ना। बैक्टीरिया कई बार इस तरीके से दिखते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत पुराने समय से हैं। सबसे पहले जीव में से एक बैक्टीरिया था, मतलब बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। उनमें मतलब उनका बेसिक डिज़ाइन सिमिलर सा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस तो आते रहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये प्रोकारियोट्स होते हैं। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे देख लो,
ये एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, सब कुछ थोड़ा सा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे आप छोटी मोटी दुकानों में जाओगे तो उसमें भी चीज़ें इधर उधर ही ऐसी ही रखी हो सकती है ना। जैसे स्टेशनरी की दुकान पे कहीं पे, तो उसमें ढूंढना पड़ता है कि चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो वो ये इसी तरीके से इनको बोलते हैं प्रोकारियोट्स, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं है एग्जैक्टली, न्यूक्लियोइड है। जैसे एस्टेरॉयड होता है ना, एस्टर मतलब स्टार से, नक्षत्र से होता है, जो लैटिन भाषा है उसमें एस्टर मतलब नक्षत्र, स्टार। तो एस्टेरॉयड स्टार से तो बहुत छोटा होता है ना। स्टार तो कितना बड़ा होता है, उससे बहुत छोटा। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड, ठीक है, क्योंकि इसमें बिखरा सा हुआ है। फिर उसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये वो है, वो लिक्विड सा है जिसमें सब कुछ तैर रहा होता है। जैसे आपने अगर अंडा देखा है, अंडे को फोड़ो तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो पीला सा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं योक, ये न्यूक्लियस की तरह है, बीच का हिस्सा जहाँ पे मेन न्यूट्रिशन आपको जो मिलता है वो योक से मिलता है। उसमें फैट और बहुत सारे वाइटामिन वगैरह होते हैं। लेकिन जो उसके बाहर का होता है ना, पानी जैसा ही होता है, पर वो पानी से ज़्यादा सीप की तरह लगता है उसका कंसिस्टेंसी, मतलब फिसलन वाला है ना, साबुन या चिपचिपा सा फिसलन वाला। तो वो चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एग वाइट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है और पकाने पे वो सफ़ेद सा बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एग वाइट, ठीक है। तो जो वाइट वाला एग वाइट होता है, ये वाला हिस्सा आप साइटोप्लाज्म की तरह समझ लो, मतलब वो पानी जैसा हिस्सा जिसके अंदर सब कुछ तैर रहा है। या अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो जो लोग मछलियाँ पालते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, घरों में मछली लाते हैं तो एक इस तरह का थैला होता है, उसके अंदर कहीं पे मछली घूम रही होती है, ठीक है, और फिर बाकी हिस्सा किससे भरा होता है, पानी से। तो इसमें ये थैले की तरह, थैले को आप सेल वॉल समझ सकते हो, ये सेल वॉल की तरह, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो है मछली, ये है न्यूक्लियस की तरह। लेकिन मछली उस पैकेट के अंदर पानी के अंदर तैरेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही सूखे में ले आओगे तो मछली तो मर जाएगी, है ना। वो एक पूरे कविता भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। तो मछली जिस चीज़ में तैर रही है पैकेट के अंदर, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये मछली का एग्जांपल दिया है, मैं सेल से कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक्चुअली तो वो पानी है, बट जिस चीज़ में न्यूक्लियस तैर रहा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे जिस चीज़ में मछली तैर रही है वो पानी है, समझ गए, क्लियर हो गया। सो जो बैक्टीरिया और जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन फिर हम देखते हैं सेकेंड वाला एग्जांपल, एक पौधों का सेल। ये एक सेकेंड जो केस है जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ, ये वाला है प्लांट सेल। इसमें आप देख लो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, फर्स्ट वाले में भी थोड़ा और चीज़ें हैं, जैसे राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो सबसे बड़ा जो ये बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल होता है। और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे ना आप नोट डाउन करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये पूछी भी जा सकती है। तो ये वैक्यूल, प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है ना। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप बस देखो, अब यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है ना, मैं रेड में सर्कल कर देता हूँ, ये न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल अलग से बन रखा है, बाकी सब चीज़ों से अलग। तो ये क्या हो गया, यूकारियोट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल अलग से दिख रहा है, इसलिए प्लांट सेल क्या हो गया, यूकारियोटिक, है ना। मतलब उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, इधर उधर फैला नहीं हुआ, वो एक जगह इकट्ठा हो रखा है। जैसे बैक्टीरिया वाले सेल में क्या था, इधर उधर फैल रखा है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसकी एक अलग से दीवार है। मैंने कल एग्जांपल दिया था ना राम मंदिर का, वो गर्भगृह, तो उसमें वो अलग से कमरा है मंदिर के ही अंदर, जिसमें कि मूर्ति रखी हुई है रामलला की। तो इसी तरीके से सेल की तो एक बाहर से दीवार होगी, जैसे मंदिर के बाहर एक प्रांगण दीवार हो सकती है ना। लेकिन मंदिर के अंदर भी जो सबसे मेन मूर्ति है रामलला की, वो मूर्ति एक अलग से गर्भगृह में रखी हुई होगी, उसके बाहर भी दीवारें होंगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है न्यूक्लियस का वो है, सेल का, वो है न्यूक्लियस, उसके लिए एक अलग से दीवार दे रखी है, ठीक है। फिर बाकी और भी चीज़ें हैं,
क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पौधों के सेल में ज़्यादा होता है और सेल्स में कम रहता है क्लोरोप्लास्ट। और ये एक चीज़ होती है गोल्जी बॉडीज़, वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अब देखो ये थर्ड सेल जो है ये है एनिमल सेल, तो इसको मैं ब्लू यूज़ करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी रेड में है। आदर्श देख रहे हैं? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो ये इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस। फिर से देखो न्यूक्लियस बिल्कुल अलग हो रखा है ना। और जनरली जो भी एनिमल्स होते हैं, मतलब बड़े एनिमल्स, वो मल्टी मतलब इतने बड़े कि हम देख सकते हैं, वो क्या होता है मल्टी सेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर बनाने के लिए यूजुअली आपको कोई इस प्रकार का चीज़ चाहिए होती है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो जनरली ये यूकारियोट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल अलग से रख रखा है। अब और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सेम एक वैक्यूल है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, इसकी वैक्यूल बहुत छोटी है जबकि प्लांट सेल की वैक्यूल काफ़ी बड़ी होती है। उसका भी कारण हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक लाइसोसोम होता है, ठीक है। और फिर बाकी सिमिलर चीज़ें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया हो रखे हैं, और साइटोप्लाज्म में तो सब कुछ तैर रहा है, और ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो सारी चीज़ें क्या क्या हैं, अभी बहुत सारे टर्म्स लग रहे होंगे, एक एक करके हम सब एक्सप्लेन करेंगे। और मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा कि एक फैक्ट्री के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद रहे। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहना, क्योंकि ये काफ़ी कुछ है, तो कई बार ये ऐसे ही दिमाग में याद नहीं रहते, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने न्यूक्लियस का बताया ही था, है ना, कि कोई फैक्ट्री है तो उसमें क्या चीज़ें बनेंगी। हो सकता है एक ही फैक्ट्री में कई सारी चीज़ें बनती हो सकता है एक ही टाइप की चीज़ बनती हो, पर जो भी चीज़ बनेगी उसका इन्फॉर्मेशन, मशीनें कहाँ रखी जाएंगी, लेआउट, है ना, कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, उसमें कितने कमरे होंगे, सब चीज़ें जहाँ पे लिखी रहती हैं या टाइप रहती हैं, जो भी कोड में लिखी रहती हैं, वो सब क्या होता है, जो मेन कंप्यूटर है सीपीयू टाइप का समझ लो, वो क्या हो गया न्यूक्लियस। यही इसी के ये न्यूक्लियस एक तरीके से समझ लो कि पूरे उसका दिमाग है, सेल का दिमाग है। अगर सेल एक मनुष्य होता है तो न्यूक्लियस उसका दिमाग होता है ना, मस्तिष्क। तो आदर्श तुम्हारा वीडियो गायब हो गया। तो जो ये न्यूक्लियस है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर सेकंड क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ऐसा हिस्सा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जूम इन कर रखा है। न्यूक्लियस यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जैसे अंडे का ऐसा होता है ना, बस अंडे में वो पीला है, यहाँ पे उसे पर्पल दिखाया हुआ है। वो तो कलर तो आई थिंक डिपेंड करेगा कि क्या कौन सा सेल है, आई थिंक अलग अलग होते हैं। यहाँ पे तो बस ताकि आपको अच्छे से दिखे इसलिए दिखा रखा है पर्पल में। तो ये जो ब्लू में मैंने सर्कल बनाया, गोला बनाया, इसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी बीच में, इसके भी बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस। जैसे आप गर्भगृह देखो, गर्भगृह हो गया न्यूक्लियस, अब उसके बीच में। सर हाँ, एक फोन आ रहा है, अटेंड करके वापस ज्वाइन कर सकता हूँ मैं? अभी अर्जेंट नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि ये एक बार क्लास हो जाए। अभी तो जस्ट थोड़ा आधा पौना घंटे ही तो और है, ज़्यादा थोड़ी, ठीक है। नहीं तो जो दूसरा फ़ोन है उससे देख लेना, है ना, बट अभी के लिए ये देख लो। तो न्यूक्लियस अगर हम माने कि जैसे वो गर्भगृह है, तो उसमें न्यूक्लियोलस क्या है, जो रामलला की मूर्ति है, मतलब न्यूक्लियस का भी सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। ये देख रहे हो न्यूक्लियस मैंने ब्लू में सर्कल किया है, न्यूक्लियोलस किसमें किया है, रेड, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बीच में केंद्र बिंदु में होता है ना, जैसे चक्रव्यूह होता है उसके बीच में क्या है ना। सो न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस का ये करता है राइबोसोम प्रोडक्शन, राइबोसोम पार्ट प्रोडक्शन, ठीक है। कई बार ऐसा भी लिखते हैं प्रोडक्ट, PROD, फिर ऊपर N लिख देते हैं, ये इसका मतलब ही यही होता है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो राइबोसोम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आपने इधर भी देखी, इन दोनों में भी राइबोसोम थे, है ना, इन तीनों में ही राइबोसोम थे इनफैक्ट। तो राइबोसोम को बनाने का काम जो होता है वो न्यूक्लियोलस का है, लेकिन वो डायरेक्टली पूरा नहीं बनाता, वो उसके पार्ट्स बनाता है, मतलब हिस्से बनाता है। फिर इन हिस्सों को बाद में असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कोई गाड़ी है, अब गाड़ी बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो जनरली पूरी गाड़ी खुद से नहीं बनाती, वो क्या करती हैं,
ऐसी कंपनीज को कांटेक्ट करती जिनको बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जैसे एक कंपनी थी, तो वो UFI इनोवेशन सेंटर, वहाँ पे मैंने एक इंटर्नशिप करी थी। तो उन्होंने क्या, ये जो फिल्टर होते हैं गाड़ी के या एग्जॉस्ट पाइप के, उनके एग्जॉस्ट पाइप में जो फिल्टर लगते हैं या हीट एक्सचेंजर, मतलब छोटे छोटे हिस्से, पूरी गाड़ी नहीं बनाए, हिस्से बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं फेरारी को, लैम्बोर्गिनी को, बहुत सारे अलग अलग उनको। तो ये क्या हो गया, उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया और फिर उसको गाड़ी वाली कंपनी को बेचा। तो गाड़ी वाली कंपनी क्या करेगी, वहाँ से OEM से लेके उसने एक जगह से इंजन खरीद लिया, एक जगह से उसने गाड़ी के दरवाजे खरीद लिए, एक जगह से टायर खरीद लिए, एक जगह से पहिए खरीद लिए, सब कुछ अलग अलग जगह से, कहीं से रॉड खरीद ली, और फिर वो क्या करेगा, कंपनी उस सब चीज़ों को मिला के जोड़ के एक प्रॉपर गाड़ी बना के और फिर बेचेगी। तो सेम चीज़ है कि जो राइबोसोम है वो उन OEMs की तरह, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरह है, जो कि इधर उधर से आदर्श आदर्श इधर ध्यान दो, जो राइबोस न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम के हिस्से बनाता है और फिर इन हिस्सों को बाहर साइटोप्लाज्म में, जो कि मैंने बताया था ना कि वो थैली के अंदर के पानी की तरह, तो साइटोप्लाज्म में जब ये पार्ट्स पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनको जोड़ा जाता है। लेकिन इन पार्ट्स को बनाया कहाँ जाता है, राइबोसोम के पार्ट्स को बनाया जाता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमो मतलब कलर से होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं, ये आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा सा पता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में? हेलो आदर्श, हाँ जी सर। पता है? तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये कोड की तरह होते हैं आपके शरीर को बनाने के लिए। जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोग्राम चाहिए होते हैं, एक तो फिजिकली कंप्यूटर चाहिए, वो होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बताता है कि क्या करना है। तो हमारा जो लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, बैक्टीरिया हो गए, है ना, मछलियाँ हो गई, जो भी जीव होते हैं, है ना, इनका जो कोड होता है, इनका जो प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक प्रोग्राम है ना, गूगल क्रोम एक प्रोग्राम है, ऐसे 36 प्रोग्राम होते हैं, है ना। लेकिन ये प्रोग्राम पूरा का पूरी चीज़ है, इसके ये किस चीज़ से बनी हुई होते हैं, ये अलग अलग लाइनें कोड्स की, कई बार तो हज़ारों लाखों लाइनें भी होती हैं कोड की, लेकिन हर एक लाइन कुछ ना कुछ बताती है। अगर आपने कोडिंग सीखोगे तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग लाइनें में चेंज करोगे तो प्रोग्राम में चेंज आएगा, है ना। तो क्रोमोसोम क्या है, वो कोड की लाइन की तरह है, कोड लाइंस, ठीक है, एक लाइन कोड की, वो हो गया क्रोमोसोम। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कोई लड़का होगा या लड़की, ये किस चीज़ से डिटरमिन होता है, एक क्रोमोसोम होता है X, एक होता है Y, है ना। तो क्रोमोसोम XX और क्रोमोसोम XY ये डिटरमिन करते हैं कि वो मेल होगा कोई ऑर्गेनिज्म या फीमेल, ठीक है। तो ये सब क्रोमोसोम्स जो हैं, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस सेंट्रल हिस्सा होता है किसी भी सेल का। तो सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, सारे जो कोड हैं, वो कंप्यूटर में स्टोर होंगे, तो वो सेंट्रल कंप्यूटर कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस में। समझ में आ रही है आदर्श, सुनाई दे रहा है आदर्श? यस सर। तो क्रोमोसोम किसकी तरह है, हेलो आदर्श? सर क्रोमोसोम किस चीज़ की तरह है तुम्हारे सर बार? कोड लाइक हाँ, कोड। तुम्हारा बार बार ये कैमरा ऑफ क्यों हो जा रहा है, इसे ऑन रखो ना। तो पीछे से लाइट पड़ रही है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस में। अगर आप न्यूक्लियस को एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की तरह समझो, तो वॉल्यूम म्यूट कर दो, साउंड म्यूट कर दो अपनी तरफ से। हेलो आदर्श, हाँ। तो अगर आप एक
न्यूक्लियस को एक लाइब्रेरी की तरह समझो, एक पुस्तकालय की तरह समझो, तो जो क्रोमोसोम है वो उसकी बुक्स की तरह है, अलग अलग बुक्स है ना, अलग अलग पुस्तकें जो उस पुस्तकालय में रखी हुई हैं, है ना। या अगर उसे एक पुस्तक समझो तो उसकी अंदर जो एक एक लाइन है, एक एक शब्द है या एक एक चैप्टर है, उसकी तरह है क्रोमोसोम, ठीक है। या अगर आप एक स्मार्ट फैक्ट्री की बात करो, आजकल फैक्ट्री स्मार्ट होने लग गई हैं, मतलब कि उसमें चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, मशीनें अपने आप चीज़ों को जोड़ना, काटना, पीटना, जो भी काम है वो अपने आप कर लेती हैं। तो क्या हुआ आदर्श, तुम्हारी आंखें बंद सी हो रही? हाँ सर खोलूँ मैं? हाँ, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो जो मशीन कंट्रोल यूनिट होती है एक चीज़, MCU बोलते हैं, वो क्या होता है, किसी भी मशीन को कंट्रोल करती है, मशीन का दिमाग की तरह काम करती है। तो न्यूक्लियस भी वही है एक सेल के लिए, ठीक है, उसका मशीन कंट्रोल यूनिट है। अब जरूरी नहीं है कि हर सेल में न्यूक्लियस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दो। आदर्श, हेलो, जी सर। हाँ, जरूरी नहीं, तुम्हें सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, तुमने हेडफोन पहने हुए थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब उतार दी। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनमें स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेल न्यूक्लियस के बिना जी नहीं सकता, लेकिन बस ये है कि न्यूक्लियस बहुत हेल्प करता है सेल को जीने में, है ना। तो रेड ब्लड सेल का बहुत सिंपल काम होता है, तो उसके न्यूक्लियस नहीं भी होते तो भी चल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। जो प्रोकारियोट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, बैक्टीरिया के सेल्स, उन सब में जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता, वो एक तरीके से बिखरा हुआ या फैला हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वो एक ऐसा है जैसे कि लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज नहीं रखा, उसमें कि कोई भी किताब कहीं पे भी रख दी तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है, ये एक प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। राइबोसोम एक प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें हमारे सेल्स को बनाते हैं। बहुत हज़ारों तरह के प्रोटीन होते हैं, है ना। तो प्रोटीन कहाँ बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम में। अब याद रखो, हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस सेल का सेंटर होता है, न्यूक्लियस के भी सेंटर में, न्यूक्लियस का भी केंद्र बिंदु क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम के हिस्से बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, उनको जोड़ के जब वो हिस्सों को बाहर निकलते हैं न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आते हैं, तब वो जुड़ के क्या बन जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन सेल में जो जो भी काम होते हैं वो करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, जो अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं सब राइबोसोम में बनते हैं, मतलब मोस्टली राइबोसोम में बनते हैं। फिर एक और चीज़ आ जाती है एंडोप्लाज्म। ये यहाँ पे देख रहे हो राइबोसोम, ठीक है, ये मैं सर्कल करता हूँ, ये जो हैं ये छोटे छोटे पर्पल से गोले, बड़ा वाला गोला तो वो न्यूक्लियस है, जो छोटे छोटे गोले हैं ये सब क्या है, राइबोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो स्मूथ मतलब चिकना, जैसे क्या कहते हैं, कोई चीज़ पॉलिश करने के बाद शीशा हो जाता है स्मूथ, बिल्कुल कोई भी चीज़ आप पॉलिश करते हो तो स्मूथ हो जाती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम ऐसे बाहर में नहीं चिपके हुए। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब खुरदरा, जैसे जब नाखून काटते हैं उसके बाद सैंड पेपर होता है ना जिससे नाखून खींचते हैं, तो वो क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER।
ठीक है। ये भी फैक्ट्री का भी काम करता है, लेकिन फैक्ट्री के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे एक तो होता है कि आप कोई चीज़ बनाओ, जैसे किसान कोई चीज़ उगाता है। दूसरा क्या होता है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना। कई किसान क्या करते हैं कि अपना माल किसी दलाल को ना बेच के क्या करते हैं, डायरेक्टली जिसको खरीदना है वहाँ तक ले जाते हैं, सब्जी मंडी तक, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसने प्रोडक्शन भी किया और उसने ट्रांसपोर्ट या सप्लाई भी किया, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। या कोई कंपनी ने कोई चीज़ बनाई भी और फिर आप तक भी पहुंचा दी। जैसे कई सारे पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट होते हैं ना, आजकल निरूलाज वगैरह भी डिलीवर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा हट, ये सब डोमिनोज 36 तरह के हैं, है ना। तो क्या उन्होंने बनाया वो पिज़्ज़ा और आप तक पहुंचाया भी, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी करी और ट्रांसपोर्ट भी किया। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग केमिकल्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और ट्रांसपोर्ट भी होता है। कैसे ये सब्सटेंसेस, प्रोटीन जिसकी हमने बात करी थी, तो जैसे वो मैन्युफैक्चर मान लो राइबोसोम में हुआ, याद रखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उसी के कारण वो रफ बनता है। जैसे सैंड पेपर में मिट्टी या कुछ मिनरल के तिनके होते हैं ना, इसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, फैट्स जिन चीज़ों, जो मक्खन में, घी में, है ना, अलग अलग प्रकार के तेल में, जैसे बादाम का तेल हो गया, सूरजमुखी का, तो इस सब में जो फैट्स होते हैं, फैट्स से ही बनते हैं। तो फैट्स को वैसे टेक्निकल भाषा में लिपिड्स भी बोलते हैं। लिपिड्स जो मेडिकल भाषा है ना, उसमें फैट्स को कई बार लिपिड बोला जाता है, लिपिड प्रोफाइल, है ना। और फिर और भी चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हमारा जो मूड है वो किस हिसाब से होगा, हमें भूख कब लगेगी, हमें नींद कब आएगी, ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं, हॉर्मोन्स के कारण। जब से आप बड़े होते हो तो बचपन से, मतलब एक किशोर अवस्था से या कुमार अवस्था से फिर किशोर बनते हो, फिर उसके बाद एक पूरे वयस्क बनते हो, तो उस रास्ते में क्या किसका काम रहता है, हॉर्मोन्स का, ठीक है। और ज़रूरी नहीं सिर्फ उसी के लिए, और भी चीज़ों के लिए। जैसे जब मानसिक तनाव होता है तो एक तरह का हार्मोन निकलता है ना, जैसे कोर्टिसोल। जब किसी को खुशी मिलती है तो डोपामीन, है ना। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स बनते कहाँ हैं, सेल के अंदर भी बन जाते हैं। कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों का करता है, प्रोटीन्स का भी, लिपिड्स यानी फैट्स का भी, और हार्मोन्स का भी, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के, जैसे आपने देख लिया, एक तो स्मूथ और दूसरा रफ, ठीक है। तो जो स्मूथ वाला होता है वो क्या करता है, फैट्स और हार्मोन्स, F&H, फैट्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट करता है। और रफ वाले में क्या आ गया, राइबोसोम आ गए। राइबोसोम में हमने क्या कहा था, वो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाँ, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स पे फोकस करता है, प्रोटीन्स को बनाता है और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दोनों किस चीज़ से चिपके हुए होते हैं, जनरली न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस है पर्पल में, बड़ा सा जो गोला है, और छोटे छोटे पर्पल गोले क्या हैं, राइबोसोम, जो बैंगनी रंग के छोटे गोले हैं। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस से, ठीक है। और न्यूक्लियस के बीच में जो हिस्सा है, ये वाला जो मैं अभी रेड में बना रहा हूँ, ये है न्यूक्लियोलस, है ना। यहाँ पे राइबोसोम के पार्ट्स बनते हैं जो कि बाहर जब निकल जाते हैं न्यूक्लियस से, तब वो जुड़ के राइबोसोम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं गोल्जी apparatus की। ये है गोल्जी apparatus। ये क्या करता है, ये आप एक तरीके से समझ लो पोस्ट ऑफिस की तरह है, या पोस्ट तो आजकल कम ही लोग भेजते हैं, ज़ोमैटो या स्विगी या कोई जो ऐसे खाना लाने वाली कंपनियां हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जो डिलीवरी करने वाली कंपनियां, उनकी तरह समझ लो। ये क्या करती हैं, चीज़ों को पैकेज करके, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मान लो मैंने एक किताब लिखी, ठीक है। अब मैं अपनी किताब को बेचना चाहता हूँ, तो मैं अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करूँगा कि जी मेरी ये किताब है ऐसी ऐसी, है ना। अगर मुझे लगता है कि लोग ये पढ़ना चाहेंगे,
तो इतने प्राइस में मैं बेचना चाहता हूँ, आप बताओ। ठीक है, कि कौन से कस्टमर है। अब मुझे तो नहीं पता कौन खरीदना चाहेगा, करोड़ों लोग हैं, उसमें से हो सकता है कुछ हज़ार खरीदना चाहते हो, कुछ लाख खरीदना चाहते हो, है ना। तो मुझे नहीं पता वो कौन है, और उन्हें भी नहीं पता मेरी किताब के बारे में। तो मैं फ्लिपकार्ट के पास गया या अमेज़ॉन के पास गया, किसी कंपनी के पास गया। अब वो क्या करेंगे, मान लो तुम वहाँ पे हो, है ना, तुम खरीदना चाहते हो। तो अब तुमने उस कंपनी को बोला कि मुझे ये किताब चाहिए, तो कंपनी ने क्या कहा, ठीक है, हम 5 दिनों बाद आप तक डिलीवर कर देंगे। तो उसमें वो क्या करेगी कंपनी, मेरा जहाँ पे भी घर है या ऑफिस है, जहाँ पे भी वो किताबें रखी हुई है, गोडाउन, वेयर हाउस, जो भी, वहाँ से वो किताब उठाएगी, फिर उसके बाद उसको पैकेज में डालेगी, फिर उसके बाद वो भेजेगी, जैसे पोस्ट भी भेजती है ना, और फिर तुम्हारे घर तक वो डिलीवर हो जाएगी। तो ये वाला जो काम है ना, यही चीज़ सेल के अंदर कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, समझ में आ गया। गोल्जी अपैरेटस का बेसिकली पोस्टिंग वाला काम है, कि वो चीज़ों को पैक करके इधर से उधर करता है, इधर से उधर भेजता है। फिर अब हम एक और चीज़ पे आते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम बेसिकली कोई भी फैक्ट्री है, उसमें चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है वेस्ट निकले, है ना, कुछ कूड़ा जो कि आप नहीं चाहते, होता ही है। कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो कई बार ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो आपको चाहिए नहीं। जैसे अगर कोई कोयला का खदान है, तो उसमें क्या वेस्ट निकलेगा, धुआं। फिर कोयला जलने के बाद हो सकता है कुछ राख बच जाए, है ना, तो वो दोनों क्या, धुआं तो ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं। कई फैक्ट्रीज तो आजकल ट्रीटमेंट करके उसको, उसमें से कई सारे गंदे केमिकल निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी धुआं तो मोस्टली हवा में जाता है, एंड बाकी जो राख है उसको वो कहीं पे उनको डिस्पोज करना पड़ता है, इसी तरीके से मतलब फेंकना पड़ता है। इसी तरीके से कई सारे फैक्ट्रीज में केमिकल निकलते हैं, तो वो या तो पानी में डाल देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका, समझ गए। तो जो फैक्ट्री का वेस्ट है, जैसे कोई भी चीज़ बनाने में कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, ऐसी सेल के अंदर भी चीज़ें बन रही हैं। मैंने आपको बताया राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हार्मोन, फैट वगैरह बन रहे हैं और ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी वेस्ट निकलेगा ही, है ना, सीधी सी बात है। कुछ भी बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं सारा कुछ यूज़ हो, कुछ ना कुछ हो सकता है व्यर्थ भी हो, कूड़ा कचरा हो जो हमें नहीं चाहिए। तो उसका क्या करा जाए, उसको सेल के बाहर फेंकना है किसी तरीके से। और कई बार क्या होता है, आप डायरेक्टली नहीं फेंकते, आप उसको पहले क्रश करते हो, तोड़ते हो, ऐसे फॉर्म में डालते हो जिसमें कि वो आसानी से फेंका जा सके, है ना। तो जैसे कि कहते हैं कि अगर आप बिस्लेरी या किसी ऐसे पानी खरीदते हो, है ना, बॉटल्ड वाटर, तो आपको बोतल ऐसे ही नहीं फेंकनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर कई लोग क्या करते हैं, उसमें गंदा पानी भर के और बेचने लग जाते हैं, बिलसेरी और पता नहीं कैसे बहुत सारे अलग अलग नाम रख के बिस्लेरी की तरह, और फिर बेचने लग जाते हैं। तो इसलिए उसे क्रश करके और उसका जो ढक्कन है उसको अंदर डाल देना चाहिए, ताकि वो इस तरह की धांधेबाजी ना हो। तो मतलब आपने उस चीज़ को क्रश करके फिर फेंका, ताकि उसको मिसयूज़ ना किया जा सके। ऐसे ही न्यूक्लियर वेस्ट है, अभी आपने सुना होगा कि भारत में हमने थोरियम प्रोसेसिंग में, और जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि इस विश्व में बहुत कम देश कर पाए हैं। आई थिंक हम सेकेंड कंट्री हैं, रशिया के बाद सेकेंड कंट्री भारत ही है जिसने कर लिया। अमेरिका, फ्रांस, बहुत सारे देशों ने कोशिश करी थी, वो कर नहीं पाए। तो न्यूक्लियर वेस्ट को आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते। अगर आपने ऐसे ही फेंक दिया, लोगों को उससे मतलब वो जहर का काम करेगा, हो सकता है वो मर जाए, उस वैसा पानी में मिल गया तो पानी को जहरीला बना देगा, ज़मीन को जहरीला बना देगा, है ना। दूसरी चीज़, किसी आतंकवादी के हाथ में लग गया तो वो उससे हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे, है ना। तो इसलिए वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है। अब ऐसे ही सेल के अंदर भी चीज़ें बन रही हैं तो वेस्ट भी बनेगा ही। आदर्श, क्या हुआ? हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो आदर्श, यार तुम्हें बार बार इतनी बार कैमरा ऑफ मत किया करो, थोड़ा फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो जो सेल के अंदर कूड़ा बनता है वो किस में डिस्पोज होता है, उसके अंदर होते हैं लाइसोसोम।
सोम। ठीक है, ये लाइसोसोम क्या है, कूड़ेदान का काम करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल का। ठीक है, इंसिनरेटर जैसे होता है, या केमिकल टॉयलेट। इंसिनरेटर क्या करता है, चीज़ों को जला देता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादातर हिस्सा धुआं बन जाता है, जो बच जाता है वो राख होती है, वो थोड़ी सी ही होती है क्वांटिटी में जनरली, है ना। फिर केमिकल टॉयलेट्स में भी क्या होता है, वो केमिकल्स चीज़ों को खा जाते हैं। तो या ये एक तरीके से आप समझ लो कि जैसे अगर सेल पूरी सिटी की तरह ले लो, तो उसका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आदर्श, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे दिल्ली में एमसीडी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो नगर पालिका, तो वो क्या करेगी, उस जगह का कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके उसको डिस्पोज करेगी। तो वही काम लाइसोसोम करता है सेल में। तो ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। जो भी वेस्ट है उसको तोड़ के और फिर सेल के बाहर फेंक देती है। ये काम है लाइसोसोम का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एक्चुअली ना सेल का हिस्सा नहीं हुआ करता था। अभी जो वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि किसी सेल ने किसी दूसरे सेल को खाया। निगलते हैं ना, जैसे मान लो ये नीले में एक सेल है, ठीक है, नीले में एक बड़ा सा सेल है, जैसे एमीबा आजकल भी देखो ना, वो इस तरीके के होते हैं, वो उसकी शेप बदलती रहती है, उसका एक फिक्स शेप नहीं होती, वो ऐसे ही कोई भी शेप ले लेता है ना। जैसे जेलीफिश एक तरह की मछली है, वो भी इस तरह की होती है, उसका कोई सॉलिड शेप नहीं होता, वो जैसे चाहे मुड़ जाती है। या ऑक्टोपस के बारे में तो आपने शायद सुना होगा, है ना, वो भी ऐसे गुदगुदा सा होता है, कोई भी शेप ले लेता है। तो ये कोई सेल रहा होगा बहुत पहले, और ये एक दूसरा सेल था। अब ये जो लाल वाला सेल है, ये आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। इसको अपना खाना खुद बनाना आता है, और ये नीला वाला सेल क्या करता है, ये खा जाता है सेल्स को। तो ये क्या करेगा, ऐसे करके धीरे धीरे इसको लपेटेगा, इसके पास आएगा और इसके आसपास अपना वो ऐसी शेप ले लेगा कि ये इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर समा जाए, इस तरीके से फिर उसको निगल जाएगा। हमारे वाइट ब्लड सेल्स ये बहुत करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस आ जाते हैं ना, तो वो उनको ऐसे पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और फिर अंदर ले जाके उनके लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उस पर एसिड डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं, तभी हमारे इन्फेक्शन ठीक होते हैं। तो ऐसे उसने अपने अंदर ले लिया। लेकिन क्या हुआ, ये जो ब्लू वाला सेल है ना, जिसने लाल वाले को निगला, उसने कहा यार अगर मैं इसको अभी खाऊंगा तो मुझे बस अभी के लिए खाना मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ज़िंदा रखूँगा तो ये हो सकता है मुझे थोड़ा थोड़ा खाना बार बार देता रहे। तो फिर इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन तू मुझे खाना देते रहना, है ना। जैसे किसी शिकारी ने बहुत पहले किसी जंगली मुर्गी को पकड़ा होगा, अब वो उसे खा सकता था, लेकिन उसने देखा कि अगर मैं इसे पालूंगा तो इसके अंडे मिलते रहेंगे, तो बजाय कि मुर्गी को खाने के उसने क्या करा, अंडे की लेना शुरू किया, है ना। और तो यही सेम चीज़ जो है वो किस में होती है, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया उनका अलग डीएनए होता है, वो नॉर्मल सेल का डीएनए नहीं होता, अलग से उनका सब कुछ है, क्योंकि वो पहले एक अलग सेल हुआ करता था। लेकिन ये क्या करते हैं, देखो इसमें अलग से डीएनए है, ये दूसरे सेल, ये पूरे बाकी सेल के डीएनए से अलग है, ठीक है। इसके अलग से राइबोसोम भी हैं, ठीक है, लेकिन ये सेल के ही अंदर रहता है, सेल से बाहर नहीं निकलता। ये एक तरीके से सेल का बंदी है ना, उसके अंदर कैप्चर्ड है, बंधक है ना। तो ये इनको बोला जाता है पावर हाउसेस ऑफ द सेल, पावर हाउसेस। जैसे कोई दूर दराज के एरिया में फैक्ट्री बनी है, मान लो वहाँ तक बिजली नहीं पहुँची, ऑल्दो अब तो हर जगह ही पहुँच गई है भारत में, लेकिन मान लो कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान की तरह, है ना, जहाँ पे कि मतलब सरकार कुछ निकम्मी है, कुछ नहीं कर पाती, और वहाँ पे फैक्ट्री के पास बिजली नहीं पहुँची है, तो वो क्या करेंगे, वो जनरेटर लगाएंगे, है ना, और क्या करेंगे, फ्यूल खरीदेंगे, फ्यूल जला के
फिर वो बिजली बनाएंगे। तो उनको क्या चाहिए होगा, फैक्ट्री के ही अंदर एक पावर हाउस चाहिए होगा। या जैसे भारत में अभी बहुत ज़्यादा एआई डेटा सेंटर बन रहे हैं, है ना। तो डेटा सेंटर में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। और ऐसा नहीं कि अभी चाहिए और बाद में नहीं चाहिए, उनको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है। मतलब 1 मिनट के लिए भी वो इंटरप्ट नहीं हो सकती। बिजली गई तो बहुत सीरियस नुकसान हो जाएगा उसमें। तो सरकारें अब क्या कर रही है, वहीं पे पास में ही एक पावर प्लांट खोल देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूसली उसको पावर मिलती रहती है। और न्यूक्लियर में तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बहुत स्टेबल होती है, वो सालों साल तक वैसा ही आउटपुट देती रहती है। और इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं जलता। जैसे कोयला का पावर प्लांट में तो बहुत ज़्यादा फ्यूल लाते रहना पड़ता है ना, इसमें वो वाली समस्या नहीं होती। तो ये ऐसा है कि फैक्ट्री के अंदर ही फैक्ट्री के लिए बिजली का सोर्स है, समझ गए। तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड ये जो चीज़ प्रोड्यूस करता है इसको बोलते हैं अडेनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपने पढ़ा ही होगा न्यूट्रिशन के बारे में। उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो हमने देखा ही है कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस चीज़ से, जैसे घर ईंटों से बनता है, ईंट और सीमेंट वगैरह से, तो वैसे ही प्रोटीन से शरीर बनता है। अब उसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर दो तो अलग अलग साइज़ के घर बन जाएंगे। कहीं महल बनाना है या छोटी सी कुटिया बनानी है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो प्रोटीन हो गया। फिर मिनरल्स, वाइटामिन भी होते हैं, उनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। फैट्स, लिपिड्स हमने अभी भी देखा है ना, वो भी यूज़फुल होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं एनर्जी सोर्स, मतलब उसी से एनर्जी बनती है। लेकिन जो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, वो जैसे जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स थे, अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, सोलर प्लेट्स भी वैसे भी आ गए। लेकिन जो कोयले वाले पावर प्लांट्स होते थे वो एक फ्यूल लेते थे, नॉर्मली कोयला ही होता था, है ना। और उसको जलाते थे, उससे वो क्या बन जाती थी, बिजली। तो उन्होंने एक फॉर्म की एनर्जी, कोयले में केमिकल एनर्जी थी, है ना, उसको वैसे जलाओगे तो आप घर को गर्म कर सकते हो। या आपको जैसे ठंडे एरिया में जो लोग रहते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह में ठंड ज़्यादा पड़ती है, हिमाचल में, है ना, तो वहाँ पे आप गर्मी के लिए यूज़ कर सकते हो। और खाना पकाने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, वैसे तो आजकल एलपीजी है ना। तो एक तो उसे डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई चीज़ों के लिए आपको बिजली के फॉर्म में चाहिए होता है। अब आप टीवी को तो कोयले से चला नहीं सकते, है ना, कि कोयला जलाए टीवी चलने लग गया, ऐसा तो होता नहीं है, ना ही फ़ोन ना लैपटॉप, है ना। तो क्या किया, उस एक एनर्जी के फॉर्म को एक ज़्यादा बेहतर एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि बिजली से तो आप खाना भी पका सकते हो अगर आप चाहो, इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव होते हैं, है ना, आप घर को गर्म भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं। लेकिन साथ साथ आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे फ़ोन को चार्ज करना, मोबाइल फ़ोन को या टैबलेट को या लैपटॉप को या टीवी को चलाना, या जो भी 36 अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि बिजली से हो सकती हैं, कोयले से नहीं हो सकती। तो एक पावर प्लांट में क्या होता है, वो जो दूसरे तरह का फ्यूल होता है वो अंदर आता है, जैसे कोयला अंदर आया प्लांट के, और उसने उसे जलाया और उससे कैसा फ्यूल कैसी एनर्जी निकाली, जिस फॉर्म में हमें चाहिए। तो सेम चीज़ इसमें भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो खाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मतलब सेल उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, इन दोनों को यूज़ करता है। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंगली कंबस्चन यानी आग जलाने से बहुत सिमिलर होती है, दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री में और डिटेल में जाएंगे ना। तो रेस्पिरेशन में वो क्या करता है, उससे जो एनर्जी है उसको निकाल देता है, और उस एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है, एटीपी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सूरज की धूप पड़ रही है, तो आपने सोलर प्लेट ली, सोलर प्लेट से आपने क्या किया, धूप वैसे तो अच्छी एनर्जी होती है ना, हमें दिन में उतनी ज़्यादा लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें नेचुरली लाइट आती है ना। और वो गर्मी के लिए भी जो ठंडे एरियाज़ हैं उसमें उतनी ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती दिन के समय, क्योंकि वो नेचुरल हीटिंग है। लेकिन फिर भी आप धूप से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो आपको करनी है, तो आप क्या करते हो, सोलर प्लेट लगा सकते हो। सोलर प्लेट से क्या होगा, वो धूप को
उस फॉर्म की एनर्जी को, जो लाइट की एनर्जी है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी में, जो आपके लिए ज़्यादा काम की चीज़ है ना। या फ्यूल को प्लस ऑक्सीजन, जैसे एलपीजी हो गया, लकड़ी हो गया, मतलब सेम चीज़ है। आपको आइडिया समझ में आ रहा है ना कि जिस फॉर्म में आपको नहीं चाहिए थी, उससे हटा के उसमें आपने दूसरे फॉर्म में बदल दिया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। आई थिंक आपको मेजरली पॉइंट समझ में आ गए। इससे यहीं पे आज छोड़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में और क्लोरोफिल के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी हमने सेल का काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राम राम।